हम आज जो भी कुछ हैं वो हमारे पास का नतीजा है, लेकिन जो हम फ्यूचर में होंगे वो हमारे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज है जिसमें कि हम अपने थॉट्स के थ्रू अपनी लाइफ में डिजायर्ड रिजल्ट्स चाह सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ सपने देखने के बारे में नहीं है। ये सपनों को उन्होंने इस चीज को सही प्रूव किया है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा ही है। भगवान आपको रास्ता दिखा सकता है लेकिन चलना तो हमें खुद को पड़ेगा। लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट फेसिंग योर कर्मास। आप उनको पलटने की कोशिश करो। बार बार वो हमसे चेक कर रहे होते हैं यार ये मांग तो रहा है, लेकिन कुछ लोग कर्म से बहुत भागते हैं। कुछ लोग इसलिए भी अट्रैक्ट नहीं कर पाते कि यार मैं अट्रैक्ट करूंगा तो मुझे। लॉ ऑफ कर्मा है वो ये कहता है कि आपने जैसे कर्म किए हैं तो आपको लाइफ में जो भी मिलता है वो उसका ही रिजल्ट है। अगर कोई पर्सन ऐसा जिसने कर्म अच्छे कर ही नहीं रखे हैं और वो मैंने जितनी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक की है, मैंने कभी ये नहीं सोचा मैं 3 दिन करूंगा, 4 दिन करूंगा, 10 दिन करूंगा, 10 महीने करूंगा। मैंने हमेशा यही सोचा। लेकिन आप अपने आप को जबरदस्ती उस चीज में पुश ना करें कि मुझे तो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैंडिड टॉक्स विद मी डॉक्टर शिखा। और आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन कोच मिस्टर अमित कुमार, जिनके यूट्यूब पे 30 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और करोड़ों लोगों को इनके यूट्यूब की वीडियो से बहुत फायदा मिला है। और साथ ही साथ जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसको कैसे अपनी लाइफ में यूज करके आप अपनी लाइफ में डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और जो भी चीजें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वो आज के एपिसोड में हम उनसे सीखने वाले हैं। तो वेलकम मिस्टर अमित जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। आप बताएं। बहुत बढ़िया। तो आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, जो आजकल बहुत मैंने भी सुना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज है जिसमें कि हम अपने थॉट्स के थ्रू अपनी लाइफ में डिजायर्ड रिजल्ट्स चाह सकते हैं। तो वो एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिस थॉट पे काम करता है वो है कि जिस तरह से हम सोचते हैं हम वैसे बन जाते हैं। ओके। हम जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हम ये फैसला करते हैं कि यार मेरे को ना कोई गाड़ी लेनी है, मुझे बहुत पसंद है और मेरा बहुत मन है, आप देखोगे रास्ते में वही गाड़ियां नजर आने लगती है। हालांकि इसका साइंटिफिक रीजन भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस चीज से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है कि हमारी सोच कैसी है। और जिस भी चीज पर हम बहुत ज्यादा फोकस करना शुरू करते हैं उसी से जुड़ी हुई चीजें हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने लगते हैं, आने लगती है। इसी को शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, जहां पर आप अपनी लाइफ जिस तरह की देखना चाहते हो, जिस तरह के आप सपने देखते हो, उनको जब पूरा करना चाहते हो तो एक लॉ है विच इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसको यूज करके आप अपनी लाइफ में हर सपने को पूरा कर सकते हो। तो जैसे कि आपने कहा कि आप जिस तरीके के सपने देखते हो अपनी जिंदगी के लिए, तो यहाँ एक बात मुझे याद आ रही थी जो बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। जब हम छोटे थे तो एक सीरियल आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जिसमें वो बहुत बैठकर सपने देखते होते थे। तो क्या ये कुछ, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेम वही मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है, एक विजुअल थिंकिंग है जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में वर्क नहीं करता। तो क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? काफी हद तक बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने इस चीज को सही प्रूव किया है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा ही है, क्योंकि लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ सपने देखने के बारे में नहीं है, ये सपनों को पूरा करने के बारे में। ओके। जब हम सपनों की बात करते हैं तो एक होता है विजुअल डिजायर कि यार काश मेरी लाइफ में ये हो जाए, काश मैं बहुत सारा पैसा कमा लूं, काश मेरी शादी इस इंसान से हो जाए, काश काश काश। जो इंसान काश पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं उनकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी काम नहीं करता। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में पूरा होते हुए मैनिफेस्ट करते हुए नहीं देख पाते लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से। वहीं एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि सिर्फ सोच से नहीं होता, लेकिन सोच से शुरुआत होती है। अगर कभी भी किसी भी बड़ी इन्वेंशन हुई, कुछ बड़ा किसी ने, बड़े साइंटिस्ट ने कुछ निकाला, तो वो पहले उसने सोचा था, उसने सबसे पहले वो सपना देखा था, उसके बाद बाकी सारी चीजें होती गई। तो पहले थॉट आया था, लेकिन थॉट आने के साथ साथ ये बहुत ज्यादा जरूरी है, कुछ और स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो सारे मिल जाते हैं तब जाकर आप अपनी लाइफ में चीजें मैनिफेस्ट करते हो। हालांकि मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी अपनी लाइफ में कुछ स्टेप्स अगर फॉलो करेगा तो वो अपनी जिंदगी में 100% चीजों को मैनिफेस्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड वो कंडीशन मीट करे, वो उस मेहनत के लिए तैयार हो। बहुत सारे पार्ट होते हैं इसके,
मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के बहुत सारे हिस्से होते हैं, अगर वो उनको पूरा करेगा तो आई एम श्योर अबाउट इट, ये सिर्फ सपने ही नहीं रह जाएंगे, ये हकीकत बन जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग होते हैं जिनमें बहुत हिम्मत होती है कुछ कर गुजर जाने की, और वो ये कहते हैं कि यार आप मुझे बताओ करना क्या है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो ये होता है। तो वो कंडीशंस क्या होती हैं जो आपने कहा कि सिर्फ सपना नहीं देखना होता, कुछ एक कंडीशंस होती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली एक लॉ, जैसा कि आपने बोला कि कॉन्सेप्ट यही है कि हम अट्रैक्ट करते हैं चीजों को अपनी लाइफ में, डिजायरेबल रिजल्ट्स को, जब हम कुछ कंडीशंस को फॉलो करते हैं। तो वो कंडीशंस क्या होती हैं? सबसे पहली कंडीशन है क्लैरिटी ऑफ थॉट। बेसिकली आपका ड्रीम क्लियर होना कि आप चाहते क्या हो। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप ये बोलते हो कि मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं, ये क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि सक्सेस का डेफिनेशन मेरे लिए अलग है, इनके लिए अलग है, इनके लिए अलग है, आपके लिए अलग है। हर किसी इंसान के लिए सक्सेस का डेफिनेशन बहुत अलग होता है। और आपके सक्सेस का डेफिनेशन किस सेंस में बोल रहे हो आप? सक्सेस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ जॉब, किस सेंस में? रिलेशनशिप, किस सेंस में बोल रहे हो? सक्सेस क्या है आपके लिए? सक्सेस क्या है? तो स्पेसिफाई करना, क्लैरिटी होना। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा लोगों को जो वक्त बिताने की जरूरत है वो है क्लैरिटी ऑफ थॉट, कि आप चाहते क्या हो लाइफ से, वो क्लैरिटी। उसके बाद दूसरी चीज आती है कि क्या जो आप चाह रहे हो, आप लाइफ में जो भी बेनिफिट करने की कोशिश कर रहे हो, क्या वो भाव आपके अंदर है? क्या वो इमोशंस आप अपने अंदर कैरी कर पा रहे हो? मतलब आपने कहा मुझे अपनी जॉब मैनिफेस्ट करनी है, बहुत अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करनी है, आज मैं 50,000 रुपए कमाता हूं, मेरे को 1 लाख रुपए की जॉब मैनिफेस्ट करनी है, ठीक है, और मेरे को मिल नहीं रही है जॉब, या मैं जॉबलेस हूं, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मुझे जॉब मैनिफेस्ट करनी है। अब भाव का यहां पर क्या मतलब है? यहां पर भाव का मतलब आ जाता है, अगर वो जॉब का ऑफर लेटर आपके पास आज मिल जाए, आप कैसा महसूस करोगे? यू फील ग्रेट, हैप्पी, यू विल सेलिब्रेट। तो बिना जॉब के मिले क्या आप उस भाव को महसूस कर सकते हो? अगर आप वो कर सकते हो कॉन्शियसली प्रैक्टिस करके, यानी कि वो इमोशंस अपने अंदर लेकर आ सकते हो, तो आप उस चीज को अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आपके अंदर भाव नहीं है, इमोशंस नहीं है, तो आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। मैं जैसे हमेशा ही बोलता हूं कि इट इज लाइक अ लविंग अ पार्टनर। आप हम जब प्यार में पड़ते हैं तो उस इंसान का सिर्फ साथ में होना और चेहरे पर वो मुस्कुराहट आ जाना, एक खुशी आ जाना, यही काफी होता है। दूर से लोग देखकर बता देंगे कि ये दोनों ना कुछ तो हैं, ये कपल है। मैरिड वाले कपल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो चुप ही रहते हैं। लेकिन जिनका नया नया प्यार है, वो दे आर लाइक, वो एक अलग सी ना खुशी होती है। तो अगर आप अपने मन में उस खुशी को महसूस कर सकते हैं कि जब आप उसको अचीव करेंगे तो आप कैसा महसूस करेंगे, तो आप यकीनन उस चीज को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ये दूसरा स्टेप होता है। उसके बाद आती है बिलीफ होना, आपका भरोसा होना। आप क्या आपके अंदर भरोसा है कि वो जो चीज है वो आप डिजर्व करते हो? यहां पर भी बहुत लोग लैक करते हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा कई बार लगता है कि मैं पैसा मांग रहा हूं, मैं पैसा चाह रहा हूं, लेकिन ना पता नहीं यार मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैंने थोड़ा ना ज्यादा तो नहीं मांग लिया, क्या मार्केट में इतनी अपॉर्चुनिटी है भी कि मुझे मिल जाएगी ये, मैं तो तैयार भी नहीं हूं यार उस जॉब के लिए, जो अगर मुझे मिल गई तो मैं वहां क्या करूंगा, अगर मेरे को इंटरव्यू का कॉल आ गया तो मैं फेल ना हो जाऊं। तो बेसिकली आप अपने आप को बार बार ये सिग्नल दे रहे हो दैट यू डोंट डिजर्व इट, यू आर नॉट डिजर्विंग। तो डिजर्विंग बनने पर बहुत काम करना पड़ता है, तो आपको डिजर्विंग बनने पर ध्यान देना पड़ता है। और डिजर्विंग बनने पर ध्यान देने का मतलब है कि आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप नॉलेज पे काम कर रहे हो, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हो, जितना जान सक रहे हो उतना जानने की कोशिश कर रहे हो उस चीज के बारे में जो आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, ताकि आप डिजर्विंग बन सको, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपकी जॉब में हो, चाहे किसी भी सेक्टर में हो। तो थर्ड इज यू नीड टू फील डिजर्विंग कि आई डिजर्व इट। और ये तब मैं ज्यादातर लोगों को, वो लोग बहुत आसानी से डिजर्विंग फील कर पाते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। मतलब वो फीलिंग ये आनी चाहिए कि यार मुझे नहीं मिला तो किसको मिलेगा यार, मैंने इतनी मेहनत की है, ये डिजर्विंग वाली फीलिंग है बेसिकली। तो ये होनी जरूरी है। उसके अलावा जो स्टेप अगला आता है वो है एक्शन, मेहनत। मैं हमेशा ये समझता हूं कि जब हमारी थॉट चलती है तो उसके साथ साथ ना हमें रास्ते दिख जाते हैं, ठीक है, रास्ते मिल जाते हैं, लेकिन रास्ते पर चलेगा कौन? हम खुद। भगवान आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना तो हमें खुद को पड़ेगा। आप किसी भी डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दो, मैं गारंटी बोलता हूं
आपने सोचा कि मुझे कोई स्टार्टअप करना है, कुछ नया कुछ शुरू करना है, आपको यकीन एक हफ्ते में कोई ना कोई बंदा ऐसा मिलेगा, कहीं पर वीडियो ऐसी मिलेंगी, कुछ तो ऐसा मिलता जाएगा बिना आपके इंटरनेट पे सर्च किए, आपके सिर्फ थॉट में आया है, आपको हर जगह कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अरे मैं सोच भी रहा था यार, सोच भी रही थी यार, ऐसा नहीं लगेगा आपके माइंड में। अब वो आपको हिंट मिले, लेकिन आपको रास्ता दिखाया जा रहा है कि किस रास्ते पे चल रहा है। अब उस पर एक्शन कौन लेगा? हम। क्योंकि बिना एक्शन के, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आखिरी के जो अट्रैक्शन के जो आखिरी के 5 वर्ड है वो एक्शन ही है। एक्शन के बिना नहीं हो सकता, तो हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा। कुछ लोग कर्म से बहुत भागते हैं, कुछ लोग इसलिए भी अट्रैक्ट नहीं कर पाते कि यार मैं अट्रैक्ट करूंगा तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप डिजायर्ड रिजल्ट्स में। डिजायर्ड जो रिजल्ट कर्म की आपने बात करी, तो जो लॉ ऑफ कर्मा है वो ये कहता है कि आपने जैसे कर्म किए हैं तो आपको लाइफ में जो भी मिलता है वो उसका ही रिजल्ट होता है। बिल्कुल सही है। तो अगर कोई पर्सन ऐसा जिसने कर्म अच्छे कर ही नहीं रखे हैं और वो मतलब कैसे उसको लगे कि मैं इसको डिजर्व करता हूँ, तो मतलब थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम डिजायर्ड रिजल्ट्स ले रहे हैं, लेकिन लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं कि आपने जैसा पिछला किया है, आपका पास्ट करना है, जो भी एक्यूमुलेट होकर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये क्लैश कैसा है? मुझे ऐसा लगता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने लॉ ऑफ कर्मा को इंटरप्रेट कर सकते हो। ओके। आप उसको डिफाई कर सकते हो। लॉ ऑफ कर्मा को क्या होता है, हम आज जो भी कुछ है वो हमारे पास का नतीजा है, लेकिन जो हम फ्यूचर में होंगे वो हमारे आज का नतीजा होगा, या हम आज के बाद जो करेंगे। तो मैंने बहुत जगह इस बारे में पढ़ने की कोशिश की, मैंने समझने की कोशिश की, तो मुझे ये समझ में आया कि हो सकता है कि आपने बहुत कर्म किए हो, खराब कर्म किए हो सकता है उसके बदले में आपको, हर एक गलत कर्म के बदले में आपको 10 अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट फेसिंग योर कर्मास। आप उनको पलटने की कोशिश करो, आप इतना अच्छा करो कि भगवान भी बोले कि बेटा तू ले ले, चल गलती हो गई तुझसे। क्योंकि मैं हमेशा से मानता हूं कि यार बहुत सारी चीजें हम करते हैं जब हमें नॉलेज नहीं होती, हम समझ नहीं होती, तो इंसान को जिंदगी भर उसमें उस गिल्ट में या उस चीज में रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है यार, इतने बड़े बड़े उंगली माल डाकू हुआ, उसने कितना कुछ नहीं किया, लेकिन एक वक्त आया जब उसने पता चला कि मुझे तो अब संत बनना है। वो लोगों के घर में जाता था, ठीक है, लोग उसे पत्थर मारते थे क्योंकि तुमने पास्ट में इतना किया, वो उसने झेला, लेकिन आगे जाकर वो निकला, बना वो बहुत बड़ा। मतलब लोगों ने आज तक सोचिए कि हम उनका एग्जाम्पल देते आ रहे हैं। रीजन सिर्फ ये है कि लॉ ऑफ कर्मा को आप टाल नहीं सकते, उसके रिजल्ट को आप टाल नहीं सकते, लेकिन मैं डेफिनेटली ये समझ सकता हूं कि आप, अगर आपके भाव सही हैं और आपने पुरानी कुछ गलतियां की हैं, आप धीरे धीरे उनको क्लीन डेफिनेटली कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हर चीज आपको भुगतनी है, हर चीज भुगतनी। भगवान आपका कैलकुलेशन देखेगा कि आपका लेजर बैलेंस क्या, क्रेडिट डेबिट में आपका क्या पड़ा हुआ है, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस वो बना रहा है। ठीक है, अगर उसने कहा कि यार आपने एक गड़बड़ की थी, बहुत बड़ी थी वो, ठीक है, तो आपने कहा कि मैं इसका भुगताई करने के तैयार हूँ जेन्युइनली फ्रॉम माय हार्ट, और आप कहते हैं मैं 50 अच्छे कर्म करूंगा, क्या मुझे बदला मिल जाएगा? तो भगवान शायद दे दे। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सामने छोटा हो जाता है उस वक्त जब आप दिल से कुछ चीजें ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो पर जो जैसे गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, भी आपका जो काम है वो सिर्फ कर्म करना है, फल की आपको चिंता नहीं करनी है, फल आपको आपके कर्म के अकॉर्डिंगली मिल जाते हैं। तो फिर यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या रोल हुआ? जब हमको जैसे हम कर्म कर रहे हैं वैसा ही हमको रिजल्ट मिलना है, हमको उसलिए रिजल्ट पे फोकस नहीं करना, हमें अपने कर्म अच्छे करने पे फोकस करना है, हार्डवर्क करना है, राइट डायरेक्शन में वर्क करना है। तो इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रोल क्या हुआ बीच में पूरा? देखिए, अब ना मुझे ऐसा लगता है कि हम में से ज्यादातर लोग ना उस जो श्लोक है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। मेरा इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि भैया कर्म किए जाओ, फल की इच्छा ना करो, मतलब अपने आप को अटैच मत करो रिजल्ट के साथ। ठीक है, अगर आप एक अच्छा कर्म कर रहे हो, अगर आप किसी के साथ एक गरीब की हेल्प करते हो, तो ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो भी आपको पलटकर थैंक यू बोलेगा आप तो भगवान हो मेरे लिए। आप ये सब एक्सपेक्ट मत करो। जब हम कर्म की बात करते हैं, जब हम इस चीज के बारे में बारीकी से बात करते हैं, तो हमें यह समझ में आता है यहां जो रिजल्ट का मतलब है कि आप उससे कुछ एक्सपेक्ट मत करो। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है एक गोल का होना। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे आज लेट्स से फॉर एग्जाम्पल देहरादून जाना है। अब देहरादून जाने के लिए क्या ये क्लैरिटी जरूरी नहीं है कि मुझे देहरादून जाना है?
अगर मैं आज घर से बाहर निकलूं, घर से बाहर निकलने से पहले मेरे पास ये क्लैरिटी होनी जरूरी, मुझे जाना क्या है, यानी कि एंड गोल। बिना गोल के तो लाइफ मूव ही नहीं हो सकती। अगर कोई ये सोचे नहीं कि मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, किसी भी चीज का आउटकम क्या चाहिए, लाइफ कैसे मूव होगी? बिना उसके हो ही नहीं सकती। तो वहां ये रिजल्ट नहीं है, वहां रिजल्ट है कि अपने आप को रिजल्ट्स के साथ अटैच मत करो, बांध मत लो, एक्सपेक्ट मत करो, आप अपना कर्म करते रहो। अच्छा तो आपको भगवान देगा ही देगा, लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोच के कर रहे हो कि मेरे को मैं जो भी कुछ करूंगा मेरे को सिर्फ अच्छा ही मिलेगा, वो सोच गलत है। अदरवाइज लाइफ के हर एरिया में, चाहे हम जॉब कर रहे हो, चाहे हम काम कर रहे हो, हम कुछ भी कर रहे हो, अगर हम एंड रिजल्ट के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम किस डायरेक्शन में जाएंगे? तो जैसे अगर आपने एंड कहा कि गोल के बारे में पता होना चाहिए, कि मुझे अगर देहरादून जाना है तो मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए, मतलब एक तरीके से हम एक स्पेसिफिक चीज की तरफ जा रहे हैं। Correct. तो अगर अब कोई पर्सन बैठा है और वो इमेजिन करता है और सोचता है कि मुझे तो दीपिका पादुकोण से शादी करनी है, हाँ. तो क्या वो उसको अट्रैक्ट कर सकता है अपनी लाइफ में? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि देखो किसी ना किसी ने तो दीपिका पादुकोण को अट्रैक्ट किया ही है ना, चाहे रणवीर हो, चाहे वो दोनों में से कोई भी रणवीर हो। मगर अब अगर कोई कर रहा हो तो वो सोचे कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सर ने जो भी चीजें बताई है मैं बहुत शिद्दत से फॉलो करूंगा, मैं अपने ऊपर भी काम करूंगा, और सारी चीजें अपॉर्चुनिटीज देखूंगा कि मैं कैसे उनको कन्विंस करूं, तो क्या वो उनको, मतलब जैसे ये एक एग्जांपल है दीपिका पादुकोण, कहने का मतलब ये कि क्या एक स्पेसिफिक पार्टनर को या एक स्पेसिफिक चीज को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं एग्जैक्ट? देखिए, मैंने तो बहुत ऐसे केसेस देखे हैं जहां पे लोगों ने किया है स्पेसिफिक इंसान। ओके। लेकिन आप खुद सोचो, अगर कोई इंसान ये बोले मुझे तो आज आलिया भट्ट से शादी करनी है या दीपिका पादुकोण, आप खुद बताओ, थर्ड स्टेप था बिलीफ का होना। क्या आपको भरोसा है कि ये होगा? अब आप कुछ भी बोलो, नहीं मुझे पूरा भरोसा है, अरे कैसी बातें कर रहे हैं यार, है ना? आप ऐसे बोलोगे ना उनको, क्या बोल रहे हैं, खुद नहीं आ सकता वो भरोसा, क्योंकि जो चीजें बहुत बड़ी रियलिटी है वो रियलिटी है। आप ये बोलो कि यार आज मैं अचानक से ये इसको बोला जाता है कि आप अनरियलिस्टिक गोल सेट कर रहे हो आप, ठीक है? अगर मैं इस बारे में सोचना शुरू करूं कि यार ठीक है यार, मैं 50,000 रुपए कमा रहा हूं और मुझे 1 लाख रुपए कमाना है, इट इज फाइन। अगले महीने आप ऐसे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, 50 से 1 लाख रुपए पहुंच सकते हो। लेकिन ये बोले कि मैं 50,000 कमा रहा हूं, मेरे को अगले ही महीने मेरे को 5 लाख रुपए कमाने, आप क्या बोलोगे? यार ये ठीक है, लेकिन डू यू बिलीव दिस? कहते नहीं यार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से तो पॉसिबल है ना सब कुछ, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अरे वो ठीक है, क्या आप इस बात पे पूरा विश्वास करते हो? कोई कुछ भी बोल ले, वो विश्वास नहीं करेगा, ये कहने की बातें हो जाएंगी। इसीलिए आप ये सोचिए ना कि आज के टाइम में मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं बहुत बड़े बड़े लोगों को गाइड करूंगा या मैं ऐसा करूंगा, लेकिन कभी ना कभी थॉट आया था कि यार मजा आएगा यार, बड़े बड़े प्रोफाइल के लोग मुझसे पूछेंगे कैसे मैनिफेस्ट करना है, ओलंपियंस होंगे, गोल्ड मेडलिस्ट होंगे, वो आते गए। इट बिकेम पार्ट ऑफ प्रोसेस, ऑल बिकेम पार्ट ऑफ प्रोसेस। डीप डाउन हमको खुद को पता होता है कि एक्चुअली क्या है जो मैं गोल सेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो मतलब सही है भी कि नहीं है ना? मतलब हम अननेसेसरी अनरियलिस्टिक तो नहीं कर रहे हैं एक्सपेक्टेशंस, वो हमको डीप डाउन पता होता है कि हम सिर्फ इस चीज को बस बताने के लिए कि नहीं ये तो सब झूठ होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बेसिकली वो लोग जो वो सिर्फ ट्राई करने के लिए कर रहे होते हैं, या ये बताने के लिए देखो मैंने तो किया था, कोई नहीं। अदरवाइज जो जेन्युइनली फॉलो कर रहे हैं वो ऐसे सवाल कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करते लोग। लेकिन हाँ, वो लोग डेफिनेटली करते हैं कि अच्छा तो आप अंबानी क्यों नहीं बन जाते? मुझे नहीं बनना अंबानी। अगर मुझे अंबानी बनना होता मैं यूट्यूब पर क्यों होता, मैं बिजनेस कर रहा होता ना यार। मुझे नहीं बनना था। वो लोग बोलते एलन मस्क क्यों नहीं बन जाते, मुझे नहीं बनना था भाई। मेरा जो गोल था यूट्यूब पर रीडर्स बुक्स क्लब को लेके 2 मिलियन सब्सक्राइबर का था, वो पूरे हो गए। डॉक्टर अमित कुमार पर 500K था, वो पूरे हो गए। तो मेरे को लगता है यार ये मेरी मैनिफेस्टेशन थे। हाँ, एक वक्त पर जब मेरे को लगेगा कि यार मेरे पास हो गए हैं 50-100 करोड़ हो गए, तो मैं फिर सोचूंगा ना कि यार अंबानी जैसा बिजनेस बना सकता हूँ क्या मैं? तो आई हैव अ प्लान इन माई लाइफ जहां पर मुझे लगता है जो रियलिस्टिक है। ये नहीं कह रहा हूँ रियलिस्टिक छोटा है, मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे की बात नहीं कर रहा हूँ, रियलिस्टिक है। मुझे पता है अगर मैंने इस साल 1 करोड़ कमाया तो मैं अगले साल टारगेट रख सकता हूँ कि 5 करोड़ कमा लूंगा। इट इज पॉसिबल, इट इज ऐसा नहीं कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने बोला कि यार इस साल तो मैं 1 करोड़ कमा रहा हूँ, अगले साल तो मैं 100 करोड़ कमाऊंगा। अरे यार मुझे पता है ना, मुझे पता है कि मैं किस स्पीड से ग्रो कर सकता हूँ, कैसे चलेगा ये, मुझे आई नो दिस। क्योंकि अगर आप डिजर्विंग नहीं महसूस कर रहे हो, आपको अंदर से बिलीफ ही नहीं है, तो वो
जो हमारा पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो छूट जाता है फिर आपको बिलीव करना जरूरी है कि आई एम वर्दी ऑफ इट। एब्सोल्युटली। तो कुछ ऐसी स्पेसिफिक टेक्निक्स भी होती हैं मैनिफेस्टेशन की, बहुत सी टेक्निक्स मैंने सुनी है, तो ऐसी कौन सी होती है कि जो अगर कोई एक पर्सन इस पॉडकास्ट के थ्रू स्टार्ट करना चाहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मुझे भी अब यूज करना है, मैनिफेस्टेशन मुझे भी करनी है अपनी लाइफ में, डिजायर्स मुझे भी चाहिए है रिजल्ट्स, तो उनको क्या टेक्निक्स फॉलो करनी चाहिए? देखिए, अगर कोई अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को शुरू करना चाहता है तो उसको सबसे पहले ग्रैटिट्यूड से शुरुआत करनी चाहिए। ओके। ग्रैटिट्यूड का मतलब है बेसिकली आपके पास जो ऑलरेडी है उसके लिए धन्यवाद महसूस करो, आभार होना, आभार व्यक्त करना। क्या होता है, मैं हमेशा इस बारे में बहुत बात भी करता हूं कि आपके पास जो ऑलरेडी है, अगर आप उसके लिए थैंकफुल नहीं हो तो भगवान और कभी कुछ नहीं देगा। ये नहीं कह रहा हूं कि आप सेटिस्फाइड हो जाओ कि आपके पास कम है और आप उसे, मैं खुश रहने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सेटिस्फाइड रहने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि भगवान को बोलो थैंक यू, बहुत लोगों के पास तो ये भी नहीं है, आपने मुझे दिया, मैं इसकी पूरी वैल्यू करूंगा, बट मैं आगे के लिए मेहनत करता रहूंगा। ये भाव से, इस भाव से प्रैक्टिस करनी जरूरी है। और इसको प्रैक्टिस करने का बहुत आसान तरीका है, हर रोज शाम को बैठो, शाम को सोने से ठीक पहले पेपर पेन लेके बैठो, दिन में 5 सबसे खूबसूरत जो चीजें हुई आप उनको लिखो कि क्या क्या खूबसूरत हुआ आपके साथ। आपने बहुत अच्छा नाश्ता किया था, कोई अच्छा गाना सुना था, किसी पुराने दोस्त से मिले थे, ऑफिस में आज अप्रेजल हुआ, बॉस ने आज तारीफ की, कुछ तो हुआ होगा 5। बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं कि नहीं मेरी लाइफ में तो कुछ हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब है वो लाइफ में देख ही नहीं पा रहे उनकी लाइफ में अच्छा क्या है। सांस ले पा रहे हो, सांस ले पा रहे हो, अगर आप सांस ले पा रहे हो तो बहुत सारे लोग सांस नहीं ले पा रहे। आप आज जिए हो पूरे दिन तो जिए हो, तो बहुत लोग नहीं जिए, आज लोग, बहुत लोग गुजर गए। जो मुंह से आप बोल पा रहे हो कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं है, वो जो बोलना पाना है वो भी उसके लिए भी ग्रेटफुल होने की जरूरत है। तो बेसिकली ये सिर्फ नजरिया है। हाँ। और एक्चुअली में जो लोग ना नजरिया अपना नहीं पाते बेसिकली, और भगवान को लगता है कि यार इसको जो दिया यार वो उसमें तो कुछ है नहीं है, इसको मैं और क्या ही दे दूं। अब सोचिए ना कि मैंने आपको ना, मैं आपसे मिला और मैंने आपको ना एक चॉकलेट ऑफर कर दी, ठीक है। चॉकलेट ऑफर करने के बाद आपने बोला यार अमित यार मैं तो आई एम ऑन माई डाइट यार, मैं तो नहीं खाऊंगी यार, बट ठीक है आप दे दो। अब मैंने आपको बताया नहीं, मैं तो एक बॉक्स लाया था आपके लिए पूरा का पूरा, अब मैं वो बॉक्स तो दूंगा ही नहीं, मैं वो बॉक्स अनुराग जी को दे दूंगा। वो भी नहीं खाएंगे, I'm sure he is health conscious। बट हाँ, तो बेसिकली क्या हुआ कि यूनिवर्स भी यही करता है, यूनिवर्स कहता है इसको थोड़ा देके देखता हूँ ये खुश रहता है क्या। आप सोचो यूनिवर्स देख रहा है और वो ये बोल रहा है यार ये बच्चा तो एक चॉकलेट में खुश हो गया यार, इसको मैं 10 दे दूं तो कितना खुश होगा ये भगवान हमेशा देख रहा है, हमेशा ऑब्जर्व कर रहा है। तो ग्रैटिट्यूड मोड में जब आप आते हो, आपकी ना वाइब्रेशन बदलने लगती है, आपकी एनर्जी बदलने लगती है, आप उन एस्पेक्ट्स पे जाने लगते हो जो आपने कभी देखे ही नहीं होते। आपको दुनिया को देखने का जो नजरिया है वो बदलने लगता है, आप खुश खुश से रहने लगते हो, क्योंकि आपने ना वो फिगर आउट कर लिया है। एक इसमें मैं बहुत अच्छी चीज भी करता हूं, मैंने ना मेरे घर में ना एक ग्रैटिट्यूड जार है। ओके। तो मैं जब भी कुछ एक सही माइलस्टोन अचीव करता हूं या कुछ अलग करता हूं, कुछ अचीव करता हूं, तो मैं उसमें एक चिट थैंक यू लिखकर उस चिट को उसमें डाल देता हूं, डेट लिख के वो चीज एक्सप्लेन करके, स्टिकी नोट्स वाली, तो फोल्ड करके उस जार में डाल देता हूं, ग्रैटिट्यूड जार में। और हर साल के एंड में 31st को मैं और मेरी वाइफ जो है, हम वो जार खोलते हैं और ये देखते हैं कि हमारी लाइफ में इस साल कितनी खूबसूरत चीजें, और वो बाय द एंड ऑफ एवरी ईयर वो भर जाता है। तो ना ये समझना ना बहुत आसान हो जाता है कि लाइफ में कितनी सारी ब्लेसिंग्स है। और ये बात मुझे बड़ी आपकी अच्छी लगी कि ना जो भगवान यूनिवर्स जो भी हमको दे रहे हैं वो भी खुश हो जाते हैं कि इतनी सी चीज में इतने खुश हैं तो इनको और दिया जाए। मतलब वो भी हमारी तरह ही है, जैसे हम अपनी फैमिली के लिए कुछ करते हैं, जब हमको लगता है कि जैसे अगर मैंने आज एक डिश बनाई और मेरी फैमिली को पसंद आई तो मेरा मन करेगा कि मैं और अच्छी बनाऊं, मैं और बना करके लाऊं। ऐसे ही फादर अपने बच्चों को लेकर कहीं जा रहा है अगर और बच्चे खुश हुए तो उसका मन करेगा मैं और टाइम स्पेंड करूं। तो सिमिलरली यूनिवर्स भी और भगवान भी है कि अगर जो मिला है उसमें आप खुश हो तो वो और हमारे लिए करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी शुरुआत करना चाहता है वो इससे शुरुआत करे और स्टार्ट विद प्रैक्टिसिंग दिस फॉर 30 days एंड सी द मैजिक। ग्रैटिट्यूड का बहुत बड़ा मैजिक है। तो क्या इससे इंस्टेंट रिजल्ट्स भी मिलते हैं? क्योंकि मैंने बहुत सुना है कई मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में ऐसा कि कुछ ऐसी होती हैं जिनसे इंस्टेंट रिजल्ट्स में देखा जाए तो टेक्निक्स तो होती हैं। देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड 555। ओके। जिसमें हम क्या करते हैं
अफर्मेशन टेक्निक है, बेसिकली लिखनी पड़ती है हमें वो अफर्मेशंस। हम हर रोज 5 दिन तक 5 दिन हर रोज 55 टाइम्स वो एक अफर्मेशन को लिखते हैं जो भी हम चाहते हैं। ये लेकिन ये उसके लिए प्रेफरेबल है जैसे 2-3 दिन में इंटरव्यू आ रहा है या कोई रिजल्ट आने वाला है और बहुत क्विक है, बहुत कुछ चल रहा है, तब आपको करनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि यू आर डेस्परेट, आप बिल्कुल पेशेंस नहीं है आपके अंदर कि मुझे जल्दी जल्दी चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे बस चाहिए। आप जब ये सोचो कोई भी डेस्परेट होगा तो ये फीलिंग पॉजिटिव है कहाँ? ये तो बड़ी नेगेटिव फीलिंग है। डेस्परेट हो ना, अरे हो जाए, तो ये कभी अच्छी फीलिंग हो ही नहीं सकती, और अच्छी फीलिंग नहीं तो अट्रैक्ट नहीं होगा। तो मैं लोगों को बोलता हूं कि कभी जब आप कुछ भी क्विक मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो तब करो जब आपको पता है उसका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, इमीडिएटली कुछ होने वाला है, तब आप करो। अदरवाइज स्टॉप थिंकिंग अबाउट टाइम। ये टाइम सोचना शुरू बंद कर दो कि मैं उसको मेरे को कितने दिन और करना पड़ेगा, ये नहीं करना है। आइडियली बेस्ट वेज तब तक करो जब तक हो नहीं जाता। मैंने जितनी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक की है, मैंने कभी ये नहीं सोचा मैं 3 दिन करूंगा, 4 दिन करूंगा, 10 दिन करूंगा, 10 महीने करूंगा। मैंने हमेशा यही सोचा तब तक करूंगा जब तक हो नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो जो सपना है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको जब तक वो होगा नहीं। तो एफर्मेशन लिखने का क्या तरीका होता था कि अगर कोई आपकी इस चीज को फॉलो करना चाहे और वो भी लिखे शिद्दत से कि वो भी सारी चीजें फॉलो करेंगे और साथ ही साथ वो अफर्म भी करेंगे ताकि वो फ्रीक्वेंसी पे सेट रहे वो भी, तो क्या तरीका होता है राइट एफर्मेशंस का? देखिए, राइट एफर्मेशन लिखने का एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो मैं हमेशा से फॉलो करता हूँ, विच इज कॉल्ड 10x3। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको ना एक अफर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप 3 अफर्मेशन तक भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, मैक्सिमम 3 लिख सकते हो। मतलब आप अच्छी जॉब भी अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप रिलेशनशिप भी अट्रैक्ट करना चाहते हो और हेल्थ भी, आप मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कवर कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, हर स्टेटमेंट को एक अफर्मेशन आपने फॉर्म की और उसको 10 बार लिखा हर रोज सुबह। तो पहली अफर्मेशन 10 बार, दूसरी अफर्मेशन 10 बार, तीसरी अफर्मेशन 10 बार। और आइडियली मैं इसको अनलिमिटेड डेज तक करता था जब तक वो चीजें पूरी नहीं होती थी, और उसमें से एक पूरी हो जाती थी तो मैं नहीं डाल देता था उसमें, दूसरी हो जाती फिर मैं उसमें नहीं करता, मैं अल्टीमेटली 3 ही था ज्यादातर। तो अफर्मेशन टेक्निक है। अब लेकिन लोग जब पूछते हैं मुझको कि मिनिमम कितने दिन करनी चाहिए, जो लोग ये पूछते हैं मिनिमम कितने दिन करनी चाहिए, उसका मतलब है कि वो टाइम के बारे में सोच रहे हैं, वो डेस्परेट हैं, वो अच्छी एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे हैं, वो काम की तरह कर रहे हैं, तो मजा नहीं आएगा। आइडियली तब तक करो जब तक हो नहीं आता, अदरवाइज बट हाँ फिर भी जानना चाहते हो तो मिनिमम 30 डेज तो करो ही करो। अफर्मेशन कैसे लिखते हैं, आपको ना एक इस तरह से अफर्मेशन लिखनी होती है जैसे वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है। आपको ऐसे अफर्मेशन लिखनी है कि वो बहुत सिंपल सी छोटी सी स्टेटमेंट बने, 1 या मैक्सिमम 2 लाइन की, उससे ज्यादा नहीं, कहानी नहीं, बहुत छोटी सी चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो एक जॉब के बारे में, तो आप शुरू करो ग्रैटिट्यूड के साथ, थैंक यू गॉड, आई हैव गॉट 5 लाख रुपीज पर मंथ सैलरी and our entire family is very 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 happy. That's it. आप इसको हिंदी में लिख लो, आप इसको इंग्लिश में लिख लो, बिल्कुल सिंपल आपने लाइन बना दी, आपने ग्रैटिट्यूड ऐड किया, मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई वो ऐड किया, और उसके साथ अपनी फीलिंग अटैच की, कैसा महसूस कर रहे हो आप और आपके परिवार वाले। बहुत सारे लोग, मैंने अक्सर देखा है, कई जगह मैंने नोट भी किया है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जब आप ये बोलते हो कि मैं ऑलरेडी अचीव कर चुका हूं, तो ना फिर हम ना नॉर्मल हो जाते हैं, हमें लगता है हम तो अचीव ही कर चुके हैं, फिर क्या ही फायदा है ये सब, फिर मेहनत क्यों करनी है। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि जब तक आप ये जब आप ये सोचोगे ना कि मैं अचीव करूंगा फ्यूचर में, ये आपको ना फीलिंग नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो आप बहुत मेटेरियलिस्टिक हो या नहीं हो, मैं तो हूं मेटेरियलिस्टिक, मुझे चीजों से भी प्यार है, लोगों से ही प्यार है, चीजों से ही प्यार है। बट आपकी प्लानिंग है दैट यू वांट टू बाय योर ड्रीम कार, लेट्स से मर्सिडीज यू वांट टू बाय फॉर योरसेल्फ, ठीक है, आप अपने लिए लेना चाहते हो। एक है फ्यूचर में आप लोगे, आपका जो बर्थडे आ रहा है आप उस दिन लेने चाहते, नेक्स्ट बर्थडे पर आप ले रहे हो, तो एक अच्छी फीलिंग है। लेकिन अभी अचानक से आपको ये महसूस होता है कि आपने ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ था, हमारे पॉडकास्ट का जो टाइम है इसी वक्त उसकी डिलीवरी है, और कभी भी वो आ जाएगी और वो नीचे खड़ी होगी। अब आपकी फीलिंग अलग है। आप ये भी सोच रहे होंगे वो अगर नीचे आ गई तो खड़ी कहां होगी, आगे की तरफ या इधर की तरफ, आपने उसका स्पॉट भी सोच लिया होगा अगर आप इस जगह से फेमिलियर हैं तो।
क्योंकि क्या होता है जब आप ये सोचते हो ना कि वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, तो आपके अंदर वो भाव आना बहुत आसान हो जाता है। अदरवाइज वो भाव नहीं आ पाते, फ्यूचर में भाव चले जाते हैं वो। और इसमें तो इंपॉर्टेंट ही है कि आप उसको भाव को महसूस कर पाए, इमोशंस को महसूस कर पाए। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड, अफर्मेशन एंड द भाव, आपकी फीलिंग्स, ये जब इस कॉम्बिनेशन से आप कोई भी अफर्मेशन आप फॉर्म करो, इट इज अ ब्रिलियंट जॉब। आप मतलब आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर लोगे आप। तो ये मैं पर्सनली ये बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, इसको प्रैक्टिस करना। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर हम कुछ स्पेसिफिक चीज, मतलब जो लोग मटेरियलिस्टिक भी हैं, अगर वो स्पेसिफिक चीज भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल उसको भी एग्जैक्टली सेम चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। बट उनके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए और फीलिंग्स होनी चाहिए साथ में, और उनको अफर्मेशन लिखनी है तो उनको इस तरीके से लिखनी है कि वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, और उसके लिए वो इमोशंस जो उस टाइम पे निकालेंगे, वो इमोशंस उनको फील करने हैं लिखते वक्त। करेक्ट। और उसके लिए ग्रैटिट्यूड भी फील करना है। exactly. तो अगर पर्सन को जैसे डिजायर्ड रिजल्ट्स ना मिल रहे, जैसे लाइफ में हमारे कई बार चैलेंजेस इतने चल रहे होते हैं कि हमको लग रहा होता है कि मैं बहुत अच्छे से फीलिंग्स के साथ लिख रही हूँ उसको, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है, अंदर से डर लगता है कि पता नहीं। और कई बार क्या होता है कि हमको ना, आपने जैसे बिलीव की बात करी, कई बार हमको होता है कि हम डिजर्विंग है, पता है मुझे, मैं डिजर्विंग हूँ, मुझे सारी चीजें मिलेंगी, मैं सारी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन डर लगता है कि क्या मैंने डिजर्व, मुझे लग रहा है मैं करती हूँ और मुझे वो चीज मिलनी चाहिए, क्या वो मेरे लिए राइट होगी भी? कई बार आप एक पार्टनर, आपको लगा कि मुझे ये पर्सन बहुत अच्छा लगता है, किसी ने दीपिका पादुकोण को समझ लो अट्रैक्ट कर लिया, मैनिफेस्ट कर लिया, बट कई बार ये होता है कि उसको ये पता नहीं कि क्या वो पार्टनर उसके लिए सही होगा भी, क्या उसके लिए वो सही जाएगा भी, कि कहीं मैं गलत चीज तो नहीं मैनिफेस्ट कर लूंगी अपनी लाइफ में। तो ये चीज, मतलब इस चीज की क्लैरिटी कैसे लेकर आए कि मैं जो मैनिफेस्ट कर रही हूँ अपनी लाइफ में, एक्चुअल में वो चीज मेरे लिए सही भी है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। क्योंकि अक्सर क्या होता है, मैं ये मानता हूं कि बहुत सारी जो चीजें हैं जब हम लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे होते, इट इज लाइक कि मैंने भगवान को चिट्ठी लिख दी है कि भगवान आपका बहुत बहुत थैंक यू, लाइफ में जो भी कुछ आपने दिया, लेकिन मुझे ये सब चीजें और चाहिए। आपने ऐसे चिट्ठी भेज दी भगवान के पास, और वो चिट्ठी भगवान के पास पहुंची, तो भगवान क्या करते हैं, पहले उस चिट्ठी को पढ़ता है और ये देखता है कि ये चीज मेरे लिए एक्चुअली में सही है या नहीं है, पहला। दूसरा, इस चीज का आपकी जिंदगी में सही वक्त क्या होगा, वो भी ये देखता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, वो अपनी टाइमिंग सेट करके रखते हैं, वो बार बार ये बोलते हैं कि यार आई नो इस चीज को कब देनी है, किस चीज को क्या देना है, कब देना है, क्या मोमेंट होगा, क्या पल आएंगे वो जब इसको वो चीज देनी है। क्योंकि ना बार बार वो हमसे चेक कर रहे होते हैं कि यार ये मांग तो रहा है, लेकिन इसने डिजर्विंग तो बताया नहीं कि मैं डिजर्विंग हूं या नहीं हूं, ये साबित तो किया नहीं है। मैं तो टेस्ट ले रहा हूं इसका अभी तक, इसके लिए रिजर्व है ये चीज, आपने मांगी वो रिजर्व कर दी कि चलो ठीक है यार, सोल्ड आउट नहीं होनी चाहिए ये चीज, ये इसके लिए रिजर्व रखनी चाहिए। तो जब आप अपनी पूरी मेहनत करते हो और उसका जब सही वक्त आता है, जब चीजें डिले हो रही हो ना, मैं हमेशा ये सोचता हूं कि उस इंसान को ये सोचना चाहिए कि यार मैंने अपना काम कर दिया, मैंने अपनी चिट्ठी लिख दी। अगर बाई चांस वो चीज मुझे अभी नहीं मिल रही है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, उसका सही वक्त नहीं आया मेरी जिंदगी में, तो भगवान को जब सही वक्त लगेगा वो मुझे दे देंगे। तो अगर आपको विश्वास है सुप्रीम पावर पर, उस भगवान पर, तो फिर उसको टेंशन नहीं है ना, आपको पता ही है मिल ही जाना यार। दूसरी चीज, आपको ये भगवान बार बार आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि शायद बेटा ये तेरे लिए ना उतना ठीक नहीं है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपने अपनी टेक्निक कर ली, कुछ हो गया, लेकिन आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, तो वेट कर लो सिर्फ, ठीक है, उसके बारे में वेट करो। इसको भी कई बार हम बोलते हैं लेट गो करो। लेट गो, नॉट द थॉट, नॉट योर अफर्मेशन। लेट गो करो मतलब आप छोड़ दिया कि भगवान अब दे दिया ना यार, अब संभाल लेना, अब भगवान अब मैंने कर लिया, अब संभाल लेना तुम यार। तो जब आप ऐसा करते हो ना, तो आप ना एक रिलैक्स स्टेट में आ जाते हो और भगवान के ऊपर छोड़ देते हो। क्योंकि बहुत सारी चीजें ना कि हम इंसानों के बस में नहीं है समझना कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। अक्सर रिलेशनशिप में ये बहुत होता है, हम किसी इंसान को जब अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना, तो हम कुछ नहीं सोचते, हमें बस वो चाहिए। आपको पता है वो सही नहीं है इंसान, आपके साथ वो अब्यूजिव भी हो रहा है, चीजें गलत भी हो रही हैं, सर्कमस्टेंस, इनसिक्योरिटी भी बहुत आ रही है उस रिलेशनशिप में, लेकिन आप उस सब क्या सोचते हो, बस मुझे तो चाहिए, मैं देख लूंगा बाद में। आज के टाइम में लोगों को इतनी तकलीफें क्यों है रिलेशनशिप में? इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि भगवान आपको सिग्नल सारे दे रहा था, आप सुन ही नहीं रहे थे, एंड यू बिकेम डेस्परेट। नाउ द रिजल्ट्स यू आर फेसिंग आपको दिख रहे हैं। क्योंकि जो इंसान सही होता है या गलत होता है वो आपको दिखाता है, और आपको ऐसा लगता है नहीं ठीक हो जाएगा या बाद में देख लेंगे, अभी तो हासिल कर लो। अब हासिल करना
कभी भी अच्छी फीलिंग कहाँ से हो सकती है? हो ही नहीं सकती। कई बार हमें ऐसा लगता है कि एक जॉब से वी गॉट फायर्ड, हमारा दिल टूट जाता है, हम बुरा महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने ऐसे एक नहीं असंख्य मतलब हजारों केसेस देखे हैं अपनी जर्नी में। दे हैव बीन फायर्ड, बड़ा बुरा फील कर रहे थे, उन्होंने बोला अपने आप को ठीक किया 2-4-5 दिन में और सोचना शुरू किया चल यार जो होगा अच्छे के लिए होगा। दे आफ्टर इवन गेटिंग फायर्ड, उनको अगली जो जॉब मिली है ना 30, 40, 50, 60, 70, 80% हाइक पर मिली है, सोचिए। तब उन्हें लगता है हे भगवान तू है यार, देख रहा था यार, और उस वक्त मैं बेकार में परेशान हो रहा था। हाँ। कितने लोगों को मिल जाए, कितने लोगों के साथ होता है। आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप लोगों के साथ डेफिनेटली ऐसा हुआ होगा कि वो तब आपको लगा कि आपके अंदर ये डर महसूस हो गया कि हे भगवान यार ये क्या हो गया, मेरी जिंदगी तो उथल पुथल हो गई। थोड़े दिन बाद आपको क्या लगा, थैंक गॉड, अच्छा ये इस वजह से हुआ था, अब बहुत अच्छा लगा। तो ये आई थिंक वो समझना जरूरी है, भगवान के भी मैसेजेस को, सिग्नल को समझना है, आंखें बंद नहीं करनी उसमें। वही जैसे आपने बोला कि अगर डिले हो रहा है तो कई बार यही होता है कि हम जिस चीज को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें वो शायद हमारे लिए सही है ही नहीं। करेक्ट। वो उसको पता चल रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है, तो हम अपना फोकस अपने काम पे रखें। हाँ। और खुद को डिजर्विंग बनाने पे रखें। हमारे लिए जो राइट चीज है वो राइट टाइम पे हमें मिल जाएगी, है ना। लेकिन क्योंकि लाइफ में गोल्स जरूर होने चाहिए, इसीलिए हम अपने डिजायर रिजल्ट्स को मैनिफेस्ट करने के लिए भी एक जो अपना प्रोसेस है उसको रखें। बिल्कुल कि हम क्या चीज एक्चुअल में हमें डायरेक्शन है क्या, हम ये तो नहीं है कि हम बस इसी तरह चलते जा रहे हैं, जहां रास्ता दिखा चलते जा रहे हैं। एक सेट हमारा गोल होना चाहिए उसमें चलने के लिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जैसे मैं बात कर रही थी, तो क्या इसमें हमारे थॉट्स जैसे आपने बोला वर्क करते हैं, तो जब पॉजिटिव थिंकिंग हम रखेंगे, आपने कहा कि चैलेंजेस भी आ रहे हो तो भी हमको सोचना है एफर्मेशंस लिखते हुए कि सब अच्छा हो रहा है, तो कहीं ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी की साइड तो नहीं चला जाता कि सब अच्छा नहीं चल रहा है फिर भी हम लिख रहे हैं कि नहीं अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। देखो ये जा भी सकता है, कुछ लोग इसको शायद नहीं समझ पाए उस वक्त। हाँ। कई बार आपकी जिंदगी में बहुत खराब चल रहा होता है और आपके पर बहुत ज्यादा इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता। मैं उस वक्त हमेशा बोलता हूँ सब कुछ होल्ड कर दो, कुछ मत करो। लेकिन उस वक्त क्या आप सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हो? ओनली फॉर दोस थिंग्स जो है, जो नहीं है, जो नहीं मिल रही, सिचुएशन खराब है, जॉब चली गई, घबराहट है, इनसिक्योरिटी है, अगले महीने की ईएमआई कैसे, मैं समझ गया, परफेक्ट है, फैमिली है, 1-2 महीने का बैकअप कुछ तो होगा, उसके लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। क्योंकि एक नेगेटिव फीलिंग के साथ तो आप प्रैक्टिस भी मत करो ना, मत करो, बिल्कुल उसको होल्ड कर दो यार कुछ दिन के लिए। लेकिन आप अपने आप को जबरदस्ती उस चीज में पुश ना करें कि मुझे तो पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा, मुझे वो करना ही पड़ेगा। कई बार क्या होता है इस चक्कर में ना लोगों का बिलीफ भी टूटता है, क्योंकि हम जब इस फीलिंग के साथ कर रहे हैं तो आप ये सोचिए वो सेकंड स्टेप इमोशंस कैसे हैं, आपके अंदर के भाव क्या है? अंदर के भाव है इनसिक्योर भाव है, आपके अंदर आप डर है, एंजाइटी है, गुस्सा है, हेट है, ये सब चीजें चल रही हैं। आप अफर्मेशन कर रहे हो तो रूल ही ब्रेक हो गया, सेकंड स्टेज ही ब्रेक हो गई। फिर आप कैसे करोगे? बेटर है मत करो उस वक्त, थोड़े दिन ड्रॉप कर दो, देखो क्या होता है। देखो आपकी लाइफ में चेंजेस, वो बदलाव आते हैं या नहीं आते हैं, वो इमोशनल चेंजेस आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप उस तकलीफ वाले वक्त में भी अगर ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हो, वो मत छोड़ना, वो आपको बाहर निकलने में ज्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि बार बार वो आपको ये बताता रहेगा चलो लाइफ में कुछ चीजें नहीं हुई, कुछ तो है, कुछ तो है। वो आपका पर्सपेक्टिव बदलने नहीं देगा, आपको ज्यादा गलत सिचुएशन में घुसने ही नहीं देगा, क्योंकि आप बार बार अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कर रहे हो, अपनी ब्लेसिंग्स को देख रहे हो, तो इट विल हेल्प यू लॉट। जैसे आपने बोला कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत ट्रस्ट है और आपने कई चीजें उससे मैनिफेस्ट भी की हैं, ये शुरुआत कहाँ से हुई थी कि कब आपको लगा कि ये चीज ट्राई करनी चाहिए? मतलब आपने कहाँ से सुना या कहीं से पढ़ा और कहाँ से जर्नी आपकी शुरू हुई? मैंने ना सबसे पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, सीक्रेट की डॉक्यूमेंटरी। बहुत सारे लोगों ने उसी से देखी है, क्योंकि आई थिंक सबसे आसान भाषा में रॉन्डा बाइन ने समझाया है उस किताब के अंदर। और वो वीडियो देख के ना मुझे बड़ा ना पॉजिटिव महसूस हुआ। मैंने फॉलो करना शुरू नहीं किया उसको, बट बहुत पॉजिटिव सा लगा। फिर एक बार मैं थोड़ा परेशान सा था, तो मैंने वो वीडियो दोबारा देख ली, तो मुझे फिर से अच्छा लगा। और फिर मैंने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। मैंने भी कुछ दिन पहले भी शेयर किया किसी पॉडकास्ट में। मैंने ना वो पार्किंग, उसमें एक पार्किंग के बारे में बताते हैं उस वीडियो में है कि आप किसी मार्केट में ये सोच कर जाओ कि एग्जैक्टली उस स्पॉट पर आपको पार्किंग मिलेगी। मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता। तो उस वक्त आई थिंक आई स्टिल रिमेम्बर सेक्टर 18 की बात थी, जैम होता था, भीड़ भाड़ बहुत होती थी, पार्किंग तो वहां मतलब वैसे ही पार्किंग नहीं मिलती थी, उस स्पॉट पे तो छोड़ ही देते हैं। मैंने कहा इसको ट्राई मारते हैं।
और ऐसा नहीं था, मैं डाउटफुल था, बट आई वांटेड टू सी यार इफ दिस वर्क्स और नॉट। तो मैं वैसे भी ना बहुत, मैं सवालों वाला आदमी नहीं हूं, आई एम नॉट अ क्वेश्चन गाय। मतलब मैं अपने आप को ही कन्विंस करने लगता हूँ यार हो गई यार, कुछ तो होगा यार, तो मैं पॉजिटिव की तरफ अपने आप ही बाय डिफॉल्ट वाला मेरा जो मोड है वो रहता है। तो मैंने ना इस सोच के साथ पहली बार शुरू किया, और सेक्टर 18 में आते थे, अट्टा मार्केट जो है वहां पर आते थे, और सेक्टर 18 में जब हम आए तो एक पर्टिकुलर स्पॉट है, कोटक बैंक है उसके सामने। मैंने कहा यार आज ना ट्राई मारते हैं इसको। आप सोचिए कितना वंडरफुली मेरे लिए काम किया। मैंने 20 बार इसको मैनिफेस्ट किया होगा, अप्रोक्सीमेटली 16-17 बार मुझे वो पार्किंग का स्पॉट हमेशा खाली मिला। और उस वक्त हो गया यार नहीं आ रही, तो इट वर्क्स। देन मैंने सोचा कि एक काम करते हैं यार, आज एक कॉफी मैनिफेस्ट करते हैं। और मैं घर पे बैठा हूँ, छुट्टी है, बाहर कॉफी पीने के चांस ही नहीं है। ठीक है, अचानक से मेरा एक दोस्त आ गया और वो बोला कि मैं तेरे घर के पास ही हूँ, इस कॉफी शॉप में बैठा हूँ, चला आज यार मिलते हैं थोड़ी देर के लिए। मैं गया, कॉफी पी। मैंने कहा तो मैंने सुबह सोचा था इस बारे में, जब पी ली कॉफी तब अचानक से रियलाइज हुआ। ऐसे करके मैंने छोटी छोटी चीजों को मैंने सोचना शुरू किया, और वहां पर चीजें बहुत अच्छी हुई। मेरा जो रोल था, आई वाज IT हेड फॉर अ कंपनी कॉल्ड बकाडी इंडिया में IT हेड था मैं, जो मेरा लास्ट कॉर्पोरेट रोल था, वो मैंने ऐसे ही मैनिफेस्ट किया था। मैंने अपनी कंपनी में, जो उससे पहले मेरी कंपनी थी, ठीक 2 साल पहले मैंने अपनी सैलरी इंक्रीज कराने के लिए मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि मेरा इस बकाडी इंडिया में मेरा हो गया है और ये मुझे पैकेज मिला है। और मतलब उस वक्त उस कंपनी में सैलरी बढ़ाने का यही तरीका होता था, बहुत लोग यूज करते होंगे क्योंकि मुझे पता था मुझे वो पूछेंगे नहीं, सवाल नहीं करेंगे, ऑफर लेटर नहीं मांगेंगे। और ठीक 2 साल, और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मुझे नहीं पता मैंने इस कंपनी का नाम क्यों लिया था। आई हैव नो क्लू, आई हैव 0 क्लू अबाउट इट कि इसी का नाम क्यों लिया। ठीक 2 साल बाद मुझे उस कंपनी में से ऑफर आया, मैं IT हेड बना, और मेरी सैलरी वॉज ऑलमोस्ट 4 times ऑफ व्हाट आई मैनिफेस्टेड, 4 times ऑफ व्हाट आई वांटेड। तो कहीं ना कहीं तो ये सारी चीजें जब होने लगी ना, तो मुझे लगा यार ये तो काम कर रहा है। तो इसके लिए आपने फिर वो अफर्मेशंस की थी कि आपका थॉट था या आपने विजन रखा था? हाँ, मैं उस वक्त अफर्मेशंस वगैरह नहीं करता था, अननोइंगली आपने मैनिफेस्ट किया। हाँ, मतलब मैं उस वक्त सिर्फ मतलब थॉट प्रोसेस में यार ये हो जाए ना, मजा आ जाएगा यार। तभी कहते हैं कि वो जुबान पे कहते हैं सरस्वती बैठी होती है, तो इसीलिए हमें बोलना भी अच्छा चाहिए, हमेशा नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। थॉट्स के साथ साथ अपने वर्ड्स पे भी हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो आपने भी बातें करी, ये बिल्कुल सही है कि जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ अफर्मेशंस लिखेंगे तो ही होगा, अगर हमारे थॉट्स भी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उससे भी होगा। जिससे रिलेटेड विजुअलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। हमने विजुअलाइजेशन के बारे में भी सुना है कि विजुअलाइजेशन भी बहुत इफेक्टिव होती है। तो विजुअलाइजेशन के बारे में जैसे अगर आप गाइड करना चाहेंगे कि राइट तरीका क्या होता है कि हम कैसे उसको विजुअलाइज करें? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो जितनी भी चीजें हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर होती हैं, वो पिक्चर के रूप में होती हैं, वर्ड्स के रूप में नहीं होती है। ठीक है, और आप जितना ज्यादा विजुअलाइज करोगे, विजुअलाइजेशन, मैं एक्चुअली मानता हूं कि 2 ही टेक्निक है जो सबसे ज्यादा काम करती हैं, वो है अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द बेस्टेस्ट टेक्निक है जो ये काम पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ तो अब जब आप विजुअलाइज करते हैं, मैं बोलता हूँ कि देखो, यू नीड टू बी वेरी क्रिएटिव। आप जितना ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हो, आप उतना ज्यादा क्रिएटिव हो। आप अपने सपने को कैसा देखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हो एक, तो ठीक है, कौन से रंग की खरीदना चाहते हो, पहले तो क्लैरिटी ले लो पूरी, कौन से रंग की होगी, उसके डिटेल्स के बारे में जानो, उसके अंदर की सीट कैसे होगी। और अगर आप जब आप उसको सोचने के बारे में सोच रहे हो, आप सोच नहीं पा रहे हो, मतलब महसूस नहीं पा रही, तो क्या करना है, गो एंड टेक द टेस्ट ड्राइव। आप उसको और एक्सपीरियंस कर लो, उसके बाद आपका विजुअलाइजेशन आसान हो जाएगा। घर लेना चाहते हो, विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो ओके, देखो कि कैसा घर लेना चाहते हो। लेकिन ना, यहां पर एक लोगों को सबको ये समझना पड़ेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ड्रीम, सपने, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ी गाड़ी। इसका मतलब है सपने, छोटा भी हो चाहे बड़ा हो। आज अगर आप थोड़े दिन पहले आपका थॉट था कि मेरे को अपनी पहली गाड़ी खरीदनी है, फर्स्ट कार, डोंट से कि मेरे को मर्सिडीज खरीदनी है, BMW खरीदनी है, से कि मेरे को अपनी पहली गाड़ी खरीदनी है, वो कौन सी हो सकती है, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख की कौन सी गाड़ी आप लेना चाहते हो, उसका जाके टेस्ट ड्राइव लेकर आओ। घर लेना चाहते हो, विला मत ढूंढो, ये सोचो कि पहला घर कैसा होगा आपका, तो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख का होगा। वो उस जैसे घर चाहते हो, उस जैसे घर में जाकर सैंपल फ्लैट देखकर आओ,
आपको विजुअलाइज करना आसान हो जाएगा। और जब आप ये प्रैक्टिस, जब ये पूरी चीजें कर लें, उसके बाद हर रोज सुबह एंड हर रोज शाम को आंखें बंद करो, सोने से उठने के ठीक बाद, मतलब आप उठ चुके हो, आपने बेड नहीं छोड़ा है बस अभी, आप आंखें बंद ही होती हैं आपकी, आप वो विजुअलाइज करना, महसूस करना शुरू करो कि घर कैसा है यार मेरा, उसका दरवाजा कैसा होगा, उसकी वॉल्स कैसी होंगी, उसका किचन कैसा होगा, उसका मंदिर कैसा होगा, उसका सोफा कैसा होगा, कौन कौन लोग काम कर रहे होंगे, फैमिली का कौन कौन वहां होगा, बच्चे खेल रहे होंगे, पेरेंट्स होंगे, सब एंजॉय कर रहे होंगे, बड़ा सा टीवी होगा, टीवी चल रहा होगा, एक फन होगा, बाहर लंबी गाड़ी खड़ी होगी, या जो भी आपकी गाड़ी, जो भी आप चाहते हो, एक कंप्लीट होम महसूस करो। ऐसे ही करके मैंने अपनी लाइफ में, मैंने खुद अपना जो पहला घर था वो मैंने मैनिफेस्ट किया था। तो जब आप ये प्रोसेस करते हो ना, तो आप अंदर से ना उस चीज को महसूस कर पाते हो। अक्सर क्या होता है कि ना, जब इंसान, मेरे पास कई बार लोग ऐसे आते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि सर ठीक है, ये सब तो ठीक है, मैं इतनी सब झंझटों में पढ़ूं क्यों। मैं ना सीधा यही बोलता हूँ, हे भगवान मुझे बस 100 करोड़ रुपए दे दो। 100 करोड़ कमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या है, कि जब आप पैसे के पीछे भागोगे ना, थक जाओगे। लेकिन जब आप ये सोचोगे उस पैसे को कमाकर मुझे करना क्या है, तो आप कभी नहीं थकोगे। अगर आपका ये थॉट है कि अगर मैंने जिस दिन मैं अपना पहला घर खरीदूंगा, या अपना घर खरीदूंगा, तो अपनी वाइफ के हाथ में उसकी चाबी दूंगा, या अपनी मदर के हाथ में चाबी दूंगा, या बच्चे को बोलूंगा, आप ना आज आप गाड़ी खरीद के लेकर आए, ठीक है, आप घर में सरप्राइज देना चाहते हो, आप अकेले गए अपने दोस्त के साथ, क्लोज फ्रेंड जो है, गाड़ी की फॉर्मेलिटी हुई, गाड़ी ड्राइव करते हुए आप घर पहुंचे, आप पता है आपकी खुशी पता है क्या है? आपकी खुशी उस वक्त गाड़ी है ही नहीं, आपकी खुशी है घर पे जब मैं पहुंचूंगी, अनुराग बाहर आएंगे, बच्चे बाहर आएंगे, पेरेंट्स बाहर आएंगे, उनको कैसा लगेगा। तो जब आप अपने किसी भी सपने में एक इमोशन अटैच कर देते हैं, तो उसमें ना जान आ जाती है। फिर आप सोचते हो कि अब तो ये मेरे को करना ही है यार, उस खुशी के लिए जो मेरे को उस चीज को करने के बाद मिलेगी। क्योंकि मेटेरियलिस्टिक खुशी तो बहुत टेम्परेरी है ना, एक बार गाड़ी खरीद लोगे, एक 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आपके लिए वो हैप्पीनेस खत्म हो चुकी है, और फिर एक नया गोल आपकी लाइफ में आ जाएगा। लेकिन जब वो एसोसिएट कर देते हो आप किसी की खुशी के साथ, वो मेमोरेबल बन जाता है। आपको अपना उस शोरूम से गाड़ी निकालना याद कभी नहीं रहता। आपको याद रहता है जब उसकी चाबी आपने किसी एक इंसान को दी थी जो आपके सबसे करीब है, और उसने आपको हक करके कहा था यार तुम्हारा सपना पूरा हो गया यार। देखो मैं बोलो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हाँ बिल्कुल, मेरे भी हो रहे हैं उनको सुनकर ना, क्योंकि जो फीलिंग और इमोशंस ये ना कि जो आप अपनों के साथ अपने रिश्तों को खुशी देते हो, तो उसमें एक अलग ही वो चीज होती है, अभी वो मटेरियलिस्टिक चीजों से नहीं पूरी होती। एग्जैक्टली। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पैसों के बारे में सोचो, बट पैसे से ये सोचो करोगे क्या। वही है कि क्यों, वाई क्लियर होना चाहिए। आप ये जो मैनिफेस्ट भी करना चाह रहे हो, क्यों करना है, कि सिर्फ दिखावे के लिए करना है, कि असल में आप चाहते हो कि उससे कुछ फीलिंग्स, इमोशंस अटैच्ड हैं, कुछ सपने अटैच्ड हैं उसके साथ। एक किताब है साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसमें बोला गया है फास्टेस्ट वे टू बिकम पुअर इज टू शो टू पीपल हाउ मच मनी यू हैव। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए कुछ कर रहे हो तो आप बहुत जल्दी गरीब होने वाले हो भाई। और दिखावे के लिए जिसको इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो वो कभी नहीं इम्प्रेस होते। वो कभी इम्प्रेस नहीं होंगे। तो इसलिए सिर्फ यही है कि आप गरीब ही हो रहे हो उससे, और इम्प्रेस तो आप नहीं हो रहे हो। तो एक्चुअल वाई ढूंढ लो कि किस लिए करना है खर्चा, जो करना है। तो जैसे आपने अभी बड़ी सारे शेयर किए एग्जांपल्स कि जब आपने मैनिफेस्ट किया चीजों को और एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ में, कभी कुछ ऐसा भी हुआ कि आपने चैलेंज फेस किया हो किसी पर्टिकुलर चीज को मैनिफेस्ट करते हो, फिर आपको लगा हो कि नहीं ये चीज वर्क नहीं कर रही और आपने क्विट कर दिया हो और छोड़ दिया हो उसको? देखो ऑनेस्टली मुझे अभी तो ऐसा याद नहीं है, बट हाँ काफी सारी चीजें ऐसी थी जब मैंने उनको मैनिफेस्ट करने के बारे में सोचा तो वो दे गॉट डिलेड अ लॉट। तो मेरे पास मैं विजन बोर्ड भी बनाता हूँ, मेरे पास एक ड्रीम डायरी है जिसमें अराउंड 80-90 ड्रीम्स है मेरे, 80-90 सपने मैंने लिखे हुए हैं, जो चाहिए था मैं इसमें लिखता रहता हूँ, और ये भरोसा है कि इसमें लिखता हूँ तो हो जाता है। हाँ अच्छी बात है, ये जरूर लिखने चाहिए अपने ड्रीम्स में, एटलीस्ट आपको पता होता है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, क्या चाहते हो, है ना। तो जब मैंने उसको किया तो एक चीज कंसिस्टेंटली डिले हो रही थी,
तो मुझे ना ये महसूस होने लगा कि यार आई थिंक इसका ना शायद सही वक्त नहीं आया। थोड़ा मैं डेस्परेट भी हो गया था उसको करने के लिए। लेकिन ना जब मैंने 80-90 सपने लिखे थे, मतलब एक एक करके, कभी कुछ लिखा, कभी कुछ लिखा, कभी कुछ लिखा, मैंने वेंट बैक, मैंने देखा कि बाकी कितनी चीजें हो चुकी थी। तो उस 92 हैं, और उसमें से मुझे अभी भी याद है 75-76 हैं जो हो चुकी है, जो आज तक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, जो कंप्लीटली मैनिफेस्ट कर चुका हूँ। तो मुझे ना कई बार ऐसा लगता है कि नहीं यार, काम तो कर ही रहा है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शायद मेरे को शायद अभी मिलने का सही वक्त नहीं है, तो हो सकता है थोड़ा सा डिले होके मिलेंगी। क्योंकि कई बार आपको, जैसे ना कई बार एक वक्त ऐसा आया जब मेरे को ना, आप सोचिए कि एक उम्र में, राइट नाउ आई एम 41, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने हर पॉडकास्ट पे अपनी उम्र बात बता ही रहा हूँ। तो आप सोचिए, आई गॉट इनटू यूट्यूब एट द एज ऑफ 35। तो सोचिए, और उससे पहले मैंने इतने साल काम किया, तो मैंने अभी 17 साल में ऑलरेडी काम 17 साल में ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। तो सोचिए, मुझे क्लैरिटी 6 साल पहले मिली कि मुझे करना क्या है। हो सकता है आने वाले 4 या 5 साल में मैं कुछ और भी कर रहा हूँ, लेकिन उस वक्त के बाद जब मैं वो वहां थोड़ा सा अटका, जब मैं क्लैरिटी महसूस कर रहा था अपने करियर में, अपने काम में, तो मुझे अब समझ में आता है कि नहीं, क्लैरिटी की जरूरत नहीं है। कई बार आपको जो आ रहा है ना, उसको करते रहो, एंजॉय करते रहो, अपना बेस्ट देते रहो, धीरे धीरे क्लैरिटी मिलती जाती है। और जो ये पैशन है, आपका काम है, ये सब हमेशा बदलता रहता है। लेकिन बेस्ट चीज पता है क्या है? द वे यू डू वन थिंग, द सेम वे यू डू एवरीथिंग इन लाइफ। आप, इफ यू आर अ विनर एट अ प्लेस, यू विल बी विनर एवरीवेयर। क्योंकि इंसान और आपकी जो फितरत है वो विनर वाली है, आदत आपकी विनर वाली है, आप जीतोगे ही जीतोगे। तो ये मैंने हमेशा से एटीट्यूड अपनाया, और मैंने हमेशा से, एक्सेप्ट माई स्कूलिंग, मैंने उसके बाद से हमेशा बहुत अच्छा किया। स्कूल में मैंने बहुत अच्छा नहीं किया, मैंने बहुत नहीं पढ़ता था, मैं किताबों में नहीं था। बट जब मैंने किताबों को पढ़ना शुरू किया, एक्सेप्ट करना शुरू किया। तो ये किया कैसे शुरू? किसने आपको इंट्रोड्यूस करवाया, और ये प्यार जागा कैसे किताबों के लिए जो स्कूल में नहीं था? सच बताऊं तो ऐसा, मैंने किताब खरीदी थी, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ओके। और अच्छी किताब है बहुत। तो मैंने वो सूट सेट से 100 रुपए की खरीदी थी। तो उस वक्त जो मुझे बहुत गाइड करते थे, मेरे बहुत करीबी हैं, बड़े भाई की तरह हैं, वो मुझे कंसिस्टेंटली गाइड करते थे कि किताबें पढ़ा करो, सीखो, बहुत कुछ होता है किताबों में। तो मैं एक पेज पढ़ता, मैं छोड़ देता 6 महीने के लिए, फिर एक पेज पढ़ता, मैं छोड़ देता। मेरे को अभी भी याद है, पहली किताब मुझे खत्म करने में 6 साल लगे होंगे, अप्रोक्सीमेटली 6 years। और वो यही बुक थी, यही किताब थी। लेकिन जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मैंने कहा यार, माय गॉड, मैंने कितनी बड़ी चीज लाइफ में मिस कर दी। आज मैं हफ्ते में मिनिमम एक किताब खत्म करता हूँ, मिनिमम। और अक्सर अगर थोड़ी सी पतली है, 100-150 पेजेस की, तो 2 किताबें मैं खत्म कर देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि 150 पेज की किताब है, तो मैंने कई बार ऐसा हुआ है, क्योंकि हम बुक की समरीज भी बनाते हैं, तो मैंने एक 1.5 दिन में उस किताब को फिनिश किया है। क्योंकि ना मुझे समझ में आ गया कि जो किताबों में ना, वो कहीं नहीं मिल सकता। और आप समझाते भी बहुत अच्छा है, आपकी बुक समरीज बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं हम सारे कॉन्सेप्ट्स को। थैंक यू। तो आई थिंक ये यहाँ से ना आदत पड़ गई फिर कि यार, ये मुझे लगा कि सबसे बड़ा लर्निंग सोर्स तो यही है। आज का लर्निंग सोर्स लोगों का पॉडकास्ट है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर अब पॉडकास्ट में हम 1 घंटा बैठेंगे, 1.5 घंटा बैठेंगे, हम शेयर कर लेंगे, लेकिन जब कोई ऑथर अपनी किताब लिखता है तो 15-20 साल का एक्सपीरियंस डालता है। बिल्कुल सही बात है। अब मैंने जो समरी बनाई वो 20 मिनट में बनाई, अब वो 15-20 साल का किसी ऑथर ने 300 पेज लिखे हैं, तो कुछ तो लिखा होगा। तो पहली समरी आपने कौन सी शेयर की थी? मुझे आपको याद है अब? हाँ, मुझे याद है, हमने 10x रूल हमने बनाई थी। 10x रूल, अच्छा, ग्रैंड कॉर्डन की एक बुक है, उस पर बनाई थी। और दूसरी थी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। और मुझे भी याद है, हमने एक पीपीटी की तरह बनाया था उसको। पीपीटी की स्लाइड होती थी, मेरी आवाज चलती थी उसके पीछे से। अच्छा। तो बाद में तो फिर आध्या इज एनिमेटर, वो एनिमेटर है। ओके। तो उन्होंने BFA MFA किया है एनिमेशन में, आर्ट में। तो वो फिर मेरी आवाज को एनिमेट करने लगी। और हम फिर इस तरह से हमारा यूट्यूब स्टार्ट करने का थोड़ा प्लान बना। मतलब आपको बुक्स में इंटरेस्ट आया, फिर आपको लगा कि ये चीज शेयर करनी चाहिए। तो क्या ये कोई रूल है क्या कि हम पहली बुक जो स्टार्ट करते हैं उसको पढ़ने में इतने साल लगाते हैं? क्योंकि मेरे साथ भी लेकिन जब एक बार आपका होता है ना वो कम बैक, तो उसके बाद मेरा भी फिर नो लुकिंग बैक रहा। बुक्स के साथ फिर वही प्यार हो जाता है जब आप शिद्दत के साथ पूरा एक बुक को पढ़ लेते हो, तो बहुत अच्छी होती है। तो मैनिफेस्टेशन की जर्नी पे जो चलना चाहते हैं, उनका वो राइट माइंडसेट रहे, उसके लिए आप कुछ बुक्स रिकमेंड करना चाहेंगे जो सबको पढ़नी चाहिए?
हाँ, कुछ किताबें जो डेफिनेटली पढ़नी चाहिए फॉर मोर क्लैरिटी। एक बहुत ही खूबसूरत किताब है आस्क एंड इट इज गिवन। सेकंड बुक है नॉर्मन विंसेंट की है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। बेसिकली ये किताब हमें बताती है कि पावर ऑफ प्रेयर्स के बारे में बात होती है, क्योंकि हम प्रेयर रोज ही कर रहे हैं। भगवान के हाथ जोड़ के हम कुछ ना कुछ मांगते हैं, तो बेसिकली मैनिफेस्टेशन हम कर ही रहे हैं। तो उसमें वो और क्लियर तरीके से समझ में आता है। तो वो राइट तरीका सिखाते हैं, राइट तरीका से। अदरवाइज हम लोग वही करते हैं, भूल चूक माफ करना, सुख संपत्ति देना, विद्या देना, बचपन से वही करेक्ट सेट पैटर्न सीखा होता है। एग्जैक्टली। फिर एक किताब है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये किताब सबको पढ़नी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हो, मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट हो, NLP हो, अब ये सारी जो टेक्निक्स है ना, ये करती क्या है? रेकी, हीलिंग है, ये बहुत सारी प्रोसेसेस होते हैं। करते क्या है? ये बेसिकली हमारे जो पैटर्न्स हैं, हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न को चेंज करते हैं सिर्फ। हर इन सब चाहे कुछ भी आप ये सबको अलग अलग नाम दे देंगे, थोड़े तरीके इनके अलग अलग हैं, बट ये सब एक ही फैमिली है काइंड ऑफ, बट आई फील इज। तो हमारे पुराने पैटर्न्स को ब्रेक करते हैं, नए पैटर्न्स को बिल्ड करते हैं। तो पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें बताती है कि हम उन पैटर्न्स को कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी किताब है शक्ति गवेन की क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, जिसमें विजुअलाइजेशन के बारे में इतना खूबसूरत तरीके से बताया गया है कि अगर कोई इसको पढ़ेगा तो मतलब मजा ही आ जाएगा। उसकी लाइफ चेंजिंग किताब है। एंड ऑफ कोर्स बेस्ट सेलिंग द सीक्रेट कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पैक्टफुल मेरे को एक और किताब लगती है, द रोंडा बाइन की किताब है विच इज द मैजिक। मैजिक बात करती है, जैसे द सीक्रेट बात करती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस के बारे में, आस्क आस्क बिलीव रिसीव के बारे में। मैजिक बात करती है ग्रैटिट्यूड के बारे में। मेरे को अपनी जिंदगी में जो सबसे बड़े रिजल्ट्स मिले वो तब मिले जब मैं उसके वो 28 डेज की जो प्रैक्टिस है उस किताब में बताया गया है, 28 चैप्टर्स हैं, तो हर रोज एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है उसमें। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी चीजें तभी मैनिफेस्ट की जब मैं वो प्रैक्टिस को कर रहा था। वो जो 28 चीजें हैं, उनमें अगर मैं क्रक्स बोलूं कि आप 2-3 पॉइंट्स अगर सबको साथ शेयर करना चाहेंगे। उसमें बेसिकली बुक के बारे में, हाँ जी, बुक के बारे में मैजिक बुक में ये बताया गया है कि आपको ना हर दिन एक बेसिकली 1 पेज का एक्सप्लेनेशन है उसका। दूसरे पेज पे उसकी एक्टिविटी दी गई है। आप उस एक्टिविटी को करते हो। जैसे पहले पेज बताया गया कि काउंट योर ब्लेसिंग्स। ठीक है, आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो। तो उसमें बताया गया कि ब्लेसिंग्स को काउंट करना कितना जरूरी है, यानी कि आपके पास जो ऑलरेडी है उसके लिए थैंकफुल होना क्यों जरूरी है, वो एक्सप्लेन किया गया। फिर अगले पेज पर उसकी एक्टिविटी के बारे में बताया गया कि यार आप ना 10 ब्लेसिंग्स लिखो आज, और ये आपको अगले 28 दिन तक करनी है। तो यानी कि 280 अलग अलग ब्लेसिंग्स आपको लिखनी है, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग। आपका फोन, आपका लैपटॉप, आपकी स्किन, हवा, पानी, एवरीथिंग। तो बेसिकली जब आप 280 चीजें कैलकुलेट करने पर आते हो तो आपको सब कुछ करना पड़ता है। तो हर रोज नई 10 लिखनी होती है। सुन के बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, मतलब आपका पर्सपेक्टिव बदल जाता है, आपका जोन बदल जाता है। मैंने कहा ना कि जब कोई कुछ नहीं कर रहा तो ग्रेटिट्यूड कर लो यार, क्योंकि आपका जोन बदल जाएगा। बिल्कुल आप पलट जाओगे, आप वैसे इंसान ही रहोगे। आपके आसपास के लोग बोलेंगे भाई क्या हो गया, क्या खाता है तू आजकल, हमेशा खुशी कैसे तू, दे गोना से लाइक दिस। तो ये जब आप इसमें जो प्रैक्टिस करते हो, हर रोज कुछ ना कुछ अलग अलग भी करवाते हैं। फिर इसमें कुछ एपिसोड ऐसे जो हील योर रिलेशनशिप के बारे में है कि अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप खराब हो गए थे, आप उनको हील करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो। फिर एक चीज उसमें बहुत अच्छी एक्सरसाइज में जो बहुत करवाता हूँ, मैजिक रॉक के बारे में बताया गया है, मैजिक स्टोन के बारे में कि यू कैरी अ स्टोन विद यू, और रात को ठीक सोने से पहले आप उस स्टोन को हाथ में पकड़ो। आप पूरे दिन में जो 5 सबसे ज्यादा खूबसूरत चीजें हुई हैं उनको थैंक यू बोलो। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें दी गई हैं जो कि बेहतरीन है। अब सोचिए वो चैप्टर पढ़ने में लोगों को 5 से 10 मिनट लगता है, 5-10 मिनट उसको करने में लगता है, तो 15-20 मिनट अगर कोई करे इस किताब को तो मजा ही आ जाए। मतलब मैं अब तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने अपने कितने सेशंस में इसको बताया है, कुछ नहीं तो 10,000 कॉपियां तो मैंने बेच दी होंगी इसकी अब तक किसी को। सोचिए जिसके लिए मुझे कुछ पैसे नहीं मिले। बट इट चेंज माई लाइफ कंप्लीटली, इट चेंज माई लाइफ। और मैं आज भी किसी को गिफ्ट करता हूँ, कोई किताब देता हूँ, मैं यही किताब देता हूँ उनको। आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलती होंगी बदले में। क्योंकि प्रॉपर एक पर्सपेक्टिव, एक माइंडसेट सेट हो जाता है। जिस तरीके से आपने 2-3 चीजें ही बताई हैं, तो मुझे भी मन कर रहा है कि मैं भी फटाफट से वो बुक पढ़नी शुरू करूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बिल्कुल ट्रैक पे ही रहते हो जब आप एक एक्सरसाइज भी करते हो ना। क्योंकि अगर हम सिर्फ सोचेंगे, बैठेंगे, उससे ज्यादा जब हम लिखना भी शुरू करते हैं, हम कोई एक्सरसाइजेस करते हैं, तो हम ज्यादा ट्रैक पे रहते हैं ना, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। तो हम ना अब एक क्विक रैपिड फायर राउंड करेंगे।
एक ऐसी चीज जो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके मैनिफेस्ट की थी जिससे आपको सबसे ज्यादा खुशी मिली थी? पहला घर। ओके। अच्छा, अगर आप एक अपनी बुक लिखो तो उसका टाइटल क्या होगा? पता नहीं क्या होगा, उसके अंदर मैजिक जरूर होगा। ओके। उसका मैजिक पार्ट रहने वाला है उसका। ठीक है। आपकी एक फेवरेट अफर्मेशन? थैंक यू गॉड टू गिव मी मनी फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। That's great. कोई एक मैनिफेस्टेशन टूल? वाटर टेक्निक, ग्रेट, इट वर्क्स ग्रेट। ओके। जिसमें आप एक पानी को अपने हाथ में लेते हो, उसको एनर्जाइज करते हो, एनर्जी देते हो, यानी कि बेसिकली आप अपनी अफर्मेशन को बोलते हो और उस पानी को पी जाते हो। ओके। इट इज अमेजिंग, बहुत अच्छे से काम करती है। तो ये हेल्प करती है हमको, स्पेशली उन लोगों के साथ बहुत अच्छी है ये, जिनकी जो फिजिकल हेल्थ में कोई चैलेंज महसूस करते हैं। अगर किसी के भी घर में कोई भी बीमार रहता है तो आप वो पानी या तो अफर्मेशन के साथ आप अफर्मेशन करके आप उन्हें पिलाएं या मंदिर में रख के पानी पिलाएं, आप देखेंगे उनकी हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट होगा। अच्छा, आपने जब चैनल स्टार्ट किया बुक समरीज का, तो वो पहली बुक कौन सी थी जिसका आपको सबसे अच्छा फीडबैक मिला था? पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। पावर ऑफ सबसे ज्यादा अच्छा फीडबैक लीजिए वाला। और आपके 18 इयर्स ओल्ड वर्जन को आप एक लाइफ एडवाइस क्या देना चाहेंगे? कि किताबें पहले पढ़ लेता है यार। That's great. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच, आपने इतनी कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे ऐसा लगता है कि आपका द वे यू गेट इन्वॉल्व इन द क्वेश्चन, वैसा डेफिनेटली लगता है कि आपको भी चीजों की बहुत नॉलेज है, और ये महसूस होता है कि मैं एक ऐसे इंसान से बात कर रहा हूं जो कि सिमिलर वाइब्रेशन पर है। थैंक यू सो मच, दैट मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।